इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। सपोज आपके पास एक गोल्ड की कॉइन है, गोल्ड की कॉइन है। अब ये गोल्ड की कॉइन के दो वैल्यूज है। एक कि आपके किंग ने इस गोल्ड की कॉइन पे क्या मार्क किया है कि कितना वैल्यू है इसका, ठीक है। तो उसने सपोज रखा होगा कि ये है 10 रुपये, ठीक है। ये इसका फेस वैल्यू हो गया कि ऑन द फेस ऑफ इट इस कॉइन का वैल्यू कितना है। जब आप इसको इस्तेमाल करोगे एज मनी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप क्या कौन सा वैल्यू देखोगे, इसके ऊपर का वैल्यू है। किसी को देना है तो देखेंगे ये 10 रुपए दे रहा है, 5 रुपए दे रहा है, 1 रुपए दे रहा है, क्या दे रहा है, उसके फेस पे जो वैल्यू है वही उसका हो गया वैल्यू एज मनी। लेकिन हमें यह भी पता है इस गोल्ड का अपना वैल्यू भी है। अगर आप इस गोल्ड को बेचोगे एज अ मेटल, फिर क्या है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। तो आपके गोल्ड कॉइन्स का या किसी भी मेटालिक कॉइन्स का क्या होता है, उसका फेस वैल्यू हो गया ये ऊपर का 10 रुपए, और इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया वैल्यू उसके मेटल का, है ना। तो आपकी फुल बॉडीड करेंसी कौन होती है? फुल बॉडीड मनी वो पैसा है जिसका फेस वैल्यू बराबर है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के। यानी जैसे गोल्ड का कॉइन यहां पर हमने देखा तो 10 रुपए तो इसका है वैल्यू एज मनी, लेकिन जो मेटल बेच के आप कमाओगे वो भी 10 रुपए ही कमाओगे। तो इस गोल्ड को बेच के जो आप एज अ मेटल इसको कमाओगे बेच के, वो भी 10 रुपए ही होगा, और इसके ऊपर भी 10 रुपए है। तो इसका फेस और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, सेम। तो ये हो गया आपका फुल बॉडीड मनी। टोकन मनी क्या होता है, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू से। क्या इंडिया ने कभी फुल बॉडीड कॉइन छपाई है? क्या इंडिया ने कभी फुल बॉडीड कॉइन्स छपाई है? यानी ऐसी कॉइन, ऐसा रुपया, ऐसा 1 रुपया जिसका ये 1 रुपए का जो फेस वैल्यू है वो बराबर है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के एज अ मेटल। प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1897 में अंडर ब्रिटिश वी हैड सप्लाइड 1 रुपी कॉइन्स ऑफ सिल्वर। तो हम सिल्वर कॉइन्स इन दोनों छपाया करते थे। आपको मिल सकती है ये जो कॉइन्स जमा करते हैं उस पर 1897 का रेट होता है। इसमें हमने ये देखा है कि ये 1 रुपए का जो उसका फेस वैल्यू है वो बराबर है किसके, इसका जो कॉइन का वैल्यू है एज अ मेटल, क्योंकि वो सिल्वर कॉइन थी। क्योंकि 1 रुपए उन दोनों बहुत हुआ करता था। मेरे दादा कहते थे वो 1 रुपए में 32 रोटियां लाते थे, 32। आज हमें 10 रुपए में इतनी सी मिलती है। मैं खाता 4 हूं, तो 40 रुपए की रोटी खाता हूं जिसमें उस 40 रुपए का पूरा उनका 1 महीने का खर्चा निकल जाता। मैं नहीं खाता 4, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये थी फुल बॉडी मनी हमने छपाई है। लेकिन अभी हम टोकन पे चल रहे हैं जिस पे आपका फेस वैल्यू ज्यादा है किसके, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के। फाइन, इंट्रिंसिक वैल्यू के। जैसे कि अभी की 1 रुपए कॉइन जो है, अभी की 1 रुपए कॉइन, इसका फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपी। तो जो कॉइन्स है वो बनी है किसी मेटल से, सपोज स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो अब अगर आपके पास जो जेब में 1 रुपए की कॉइन है उसको आप बेचोगे एज मेटल, आपको मिलेगा 0.97 पैसा 1 रुपए का। तो 1 रुपए के कॉइन में जो मेटल इस्तेमाल हुआ है वो मेटल का वैल्यू एज अ मेटल कम है, लेकिन इसका फेस वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इसको लोग एज अ मेटल इस्तेमाल करेंगे? नहीं, लोग इसको एज अ कॉइन, एज अ करेंसी इस्तेमाल करेंगे। इस केस में क्या होगा, लोग उसको एज अ मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ करेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बराबर मिल जाता है उनको। फाइन। तो अभी हम टोकन पे चल रहे हैं ताकि लोगों के पास जो करेंसी है वो उसको इस्तेमाल करे एज अ करेंसी, नॉट एज अ मेटल, ठीक है ना। तो कॉइनेज सिस्टम है, टोकन मनी है आपके पास और फुल बॉडीड मनी। ओके, एक केस स्टडी देखते हैं, 2009 में हुई थी। 2009 में आई वॉज इन स्कूल दैट दोज डेज, जब आपका 2009 में हमने ये सुना कि उन दिनों जो हमारे पास 5 रुपए की कॉइन्स हुआ करती थी वो बहुत मोटी थी, है ना। पहले बहुत मोटी थी कॉइन्स। तो हमने क्या देखा
कि उस 5 रुपए की कॉइन में हम कुछ मेटल जो इस्तेमाल करते थे, ये 5 रुपए की कॉइन्स स्मगल होती थी बांग्लादेश, और वहां पर वो क्या करते थे, इस 5 रुपए के कॉइन को मेल्ट करते थे और उसको उनको एक कॉइन पे, जो एक 5 रुपए की कॉइन है जो काफी मोटी हुआ करती थी, उस एक कॉइन पे मेल्टिंग के बाद जो उनको मेटल मिलता था उससे वो 10 रेजर ब्लेड्स बनाते थे, 10 ब्लेड्स, और एक ब्लेड वो 2 रुपए में बेचते थे। एक ब्लेड कितने का था? 2 रुपए का। तो 10 ब्लेड कितने के हो गए? सॉरी, 5 ब्लेड्स बनते थे और एक ब्लेड 2 रुपए का था, तो टोटल वैल्यू 10 रुपए। और ये 5 ब्लेड्स जो इन्होंने बनाए, हमारे पैसे से इन 5 ब्लेड्स को हमें ही वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, यानी यहां से 5 लिए, उसका 10 रुपए का हमें ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फाइन। तो ये प्रॉब्लम जब हुई इंडिया के सामने 2009 में, जब हमने ये बांग्लादेश में स्मगलिंग देखी 5 रुपए कॉइन्स की, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका। ठीक है, कुछ सोल्यूशन निकालेंगे इसका। तो आपके पास 5 रुपए की मोटी मोटी कॉइन्स थी, वो स्मगल होती थी बांग्लादेश, वो लोग वहां पर उसको मेल्ट करके 5 ब्लेड्स बनाते थे रेजर के, और एक ब्लेड 2 रुपए में बेचते थे, तो आपका 10 रुपए का वैल्यू क्रिएट हो रहा है। ये 10 रुपए के ब्लेड्स वो हमें ही एक्सपोर्ट करते थे और हमें 5 रुपए की जगह 10 रुपए लेना पड़ रहा था। और हमने, गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि सबसे पहले क्या करो, रिड्यूस द थिकनेस एंड साइज ऑफ कॉइन्स, रिड्यूस द थिकनेस and size of coins. और क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? और क्या कर सकते हैं इसमें बचने के लिए? इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा लो, वो तो कर लिया ना कम। ये 2009 की बात है, ऑलरेडी वो कम था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी कम था, ये 1897 की बात नहीं। और क्या कर सकते हैं बताइए? हाँ, क्या पेपर यूज करेंगे? कॉइन्स तो फिर भी होंगी, यूएस में जैसे सेंट्स होती है वैसे यहाँ पे कॉइन्स तो होंगी हमेशा। मेटल चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मिलता जुलता आंसर है। हमने जो 5 रुपए की कॉइन जो उन दिनों इस्तेमाल करते थे, या कॉइनेज सिस्टम जो हमारा था, उसमें एक मेटल इस्तेमाल होता था, और एक मेटल को मेल्ट करके कोई और चीज बनाना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स रखेंगे तो उसको मेल्ट करके फिर अलग करना, फिर अलग मेटल से अलग चीज बनाना, ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, टू मेक स्मगलिंग ऑफ कॉइन्स लेस अट्रैक्टिव, हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स शुरू की, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रोनिकल, कॉपर और निकल के साथ। ठीक है, बिकॉज इट इज लेस अट्रैक्टिव फॉर स्मगलर्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मेटल कॉइन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल मेटल कॉइन, use cupronickel coins, which is less attractive for smugglers. और क्या किया गवर्नमेंट ने? और क्या कर सकते हैं? एक क्या किया, साइज और थिकनेस कम किया। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स इस्तेमाल किए। और तीसरा क्या कर सकते हैं? वो जेल दे सकते हैं जो स्मगलिंग करेगा, है ना। तो 7 साल की सजा अंडर कॉइनेज एक्ट, हमने एक एक्ट पास किया इन 2011,
जिसने कहा कि अगर आप हमारी करेंसी के साथ कोई छेड़खानी करेंगे, मेल्टिंग वगैरह करेंगे हमारी करेंसी का, आपको 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है जितना गवर्नमेंट चाहे। 7 years of jail and fine under the Coinage Act of 2011. Under the Coinage Act of 2011. Okay? समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा? रेस्ट चाहिए? तो 5 रुपए की कॉइन थी, बड़ी और मोटी। इसको हमने क्या किया? पतली और छोटी। इसको हम कहते हैं डिबेसमेंट। डिबेसमेंट, reducing the metal proportion in a full bodied system. Reducing the metal proportion, कि आपकी करेंसीज में आप मेटल का प्रोपोर्शन कम कर रहे हैं इन अ फुल बॉडीड सिस्टम। ठीक है, क्या ठीक है डिबेसमेंट करना? क्वेश्चन बन सकता है अब यहां से डिबेसमेंट से। Is debasement a good policy to stop smuggling or all the things that happen with metallic coins? बताइए, ठीक है? नहीं है ठीक। The problem of debasement. Subheading: Problem of debasement. देखते हैं क्या है द प्रॉब्लम ऑफ डिबेसमेंट। प्रॉब्लम यह है, एग्जाम्पल लेंगे हम, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अकबर और औरंगजेब की। ये साथ साथ बनाओ, एग्जाम्पल में डालना एक तरीके से अकबर और दूसरा औरंगजेब। अकबर के ज़माने में 3 तरीके की कॉइन्स होती थी जिसको औरंगजेब ने कंटिन्यू किया: गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर की कॉइन्स। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। गोल्ड को कहा जाता था मुहर, सिल्वर को कहा जाता था रुपया, और कॉपर की कॉइन्स होती थी दम या पैसा। डैम भी लिख सकते हो इसको, दम या पैसा। अब हम दम की एग्जांपल लेंगे, कॉपर की। तो वहां पर आपके पास एक दम जो होता था औरंगजेब के जमाने में, एक दम होता था 20 ग्राम ऑफ कॉपर का, 20 ग्राम्स। ठीक है, अब ये 20 ग्राम्स और ये 20 ग्राम्स। स्मगलिंग की वजह से और औरंगजेब के आते आते, औरंगजेब ने जो एक्सपेडिशन शुरू किया था उसकी वजह से, जो मराठास के साथ उसका मामला चल रहा था, औरंगजेब मुगल काफ़ी कमज़ोर हुए। आपको मालूम है 28 साल उसने उनके साथ लड़ा है। फिर अपना फोकस भी शिफ्ट किया टुवर्ड्स द साउथ, या पढ़ेंगे हिस्ट्री में। उसके बाद औरंगजेब के ज़माने में, क्योंकि औरंगजेब अब मुगल वर इन अ वीकर कंडीशन, हालांकि औरंगजेब का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड रहा है इंडिया के ऊपर 50 साल तक, काफ़ी ज़्यादा देर तक उसने हुकूमत की और काफ़ी स्ट्रांग था उस वक्त, लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट से अकबर के रिलेटिव कंपैरिजन में मुगल काफ़ी कमज़ोर हो गए थे धीरे धीरे, क्योंकि शाहजहां ने उड़ाया था पैसा काफ़ी। अब औरंगजेब के ज़माने में जो आपका दम है, वो उसने डिबेसमेंट उसकी करके 20 ग्राम से 13 ग्राम कर दिया था, 13 ग्राम्स। मेटल का प्रोपोर्शन क्या किया? कम कर दिया। उसको क्या कहते हैं हम? डिबेसमेंट। 13 ग्राम्स ऑफ कॉपर इन वन दम।
या पैसा। अब क्या प्रॉब्लम हुई इससे, बताइए क्या हुआ होगा इससे, उसकी जब ये हुआ होगा, डिबेसमेंट जब हुई होगी। अब डिबेसमेंट हो रही है फ्रॉम 20 ग्राम टू 13 ग्राम, तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इससे। नंबर 1, क्या मैं कह सकता हूं कि जब आप कोई कमोडिटी बेचते थे और रिटर्न में आपको मिलता था 20 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी एकदम, अब आप वही कमोडिटी बेच रहे हो और आपको कितना मिल रहा है, 13 ग्राम ऑफ कॉपर, क्या आप मैं कह सकता हूं आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो हमारा देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब लैक ऑफ ट्रस्ट जब है, आपको करेंसी पे अब भरोसा कम हो रहा है क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है, आप क्या वापस स्विच करते हो टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एनहांस प्रमोट होता है डिबेसमेंट की वजह से, क्योंकि करेंसी से आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सबको। बार्टर सिस्टम इज प्रमोटेड। बताइए, अब अगर बार्टर सिस्टम प्रमोट हो रहा है, जो हमने रिसेंटली भी देखा था गुजरात में जैसे हुआ, अब ये हमारे लाइफ की एग्जांपल है कि गुजरात में हमारी लाइफ में वो बार्टर कर रहे हैं अभी, और जब डिमोनेटाइजेशन हुई तब भी बार्टर हमने देखा, तो बार्टर इज अभी भी पॉसिबल, जो हो रहा है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज में। अब हाँ, अब डिबेसमेंट की वजह से, क्योंकि आपको पहले 20 ग्राम का कॉपर मिलता था, अब 13 ग्राम का कॉपर मिल रहा है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो आपका बार्टर, आप कितने इससे इसकी जगह बार्टर ही कर लेते हैं, तो क्या इसको इस्तेमाल करना। बार्टर जब होता है तो बताइए, अब आप कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, आपके पास जो है आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो वगैरह फिर से आ जाएगा इसमें, वो छोड़िए उस सबको, ऑलरेडी देख लिया। लेकिन यहां पर दिक्कत एक है कि अब औरंगजेब के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई है। औरंगजेब के लिए मसला ये हो गया कि अगर अब लोगों ने उसकी करेंसी को कम इस्तेमाल कर रहे हैं और बार्टर से ट्रेड कर रहे हैं, बार्टर से ट्रेड करने की वजह से बताइए, अब क्या उसको पता चलेगी कि कोई अगर ट्रेड कर रहा है, वो एक कमोडिटी दे रहा है, वहां से दूसरी कमोडिटी ले रहा है, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा, नहीं ना। तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बिकॉज बार्टर से ट्रेड हो रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक्चुअल में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेसमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ डिबेसमेंट, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। कोई बताओ इन्फ्लेशन कैसे होगी, एंड इसके साथ ही हम कंक्लूड कर देंगे इसको। बताइए, डिबेसमेंट से इन्फ्लेशन कैसे होगी। हाँ, वो ठीक है, बार्टर से तो होगी, पर डिबेसमेंट से, खासकर डिबेसमेंट से इन्फ्लेशन कैसे होती है। देखिए, सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे, इन्फ्लेशन कैसे होगी। आपको एक एप्पल बेचना है, और इस एप्पल में उस वक्त आप लेते थे 2 दम, मुझे 2 दम चाहिए एक एप्पल का। 2 दम कितने ग्राम हो गए, 40 ग्राम, अकबर के जमाने के। अब आप औरंगजेब के जमाने में यही एक एप्पल बेच रहा है, ठीक। अब ये बोलेगा इसका प्राइस कितना है, सपोज 2 दम, इसको कितना मिलेगा, 26 ग्राम। नुकसान है, क्या मानेगा ये 2 दम में बेचना, ये बोलेगा इसको मुझे 4 दम दो, ठीक। तो 2 दम की जगह अब 4 दम ले रहे हो, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ना इज इन्फ्लेशन। Tomorrow we'll start with the paper currency.